ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में अमेरिका कूदा। अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अमेरिका ने यही बात कुछ साल पहले जस्ट उलट की थी। तब ईरान को अमेरिका ने बाकायदा परमाणु की टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई थी और परमाणु का कार्यक्रम शुरू कराया था। तेहरान में यह परमाणु का कार्यक्रम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डिवाइड डी ने शुरू कराया था और नाम दिया था एटम्स फॉर पीस। इसके तहत अमेरिका के अन्य सहयोगियों के साथ परमाणु टेक्नोलॉजी को साझा करना था, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने और शीत युद्ध से विभाजित विश्व में वाशिंगटन के साथ करीबी लाने के लिए तैयार थे। ये छोटा परमाणु रिएक्टर जरूर था। इसकी स्थापना राजधानी इजराइल के तेहरान के उत्तरी उपनगर में हुई थी। इसका उपयोग शांतिपूर्वक वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा। ये रिएक्टर ईरान की परमाणु हथियार क्षमता को खत्म करने के इजराइल के अभियान का लक्ष्य नहीं था, लेकिन इस समय ईरान का यूरेनियम संवर्धन में इसका योगदान भी नहीं देता। लेकिन फिर भी तेहरान रिएक्टर इस बात की याद दिलाता है कि अमेरिका ने किस तरह ईरान को परमाणु के टेक्नोलॉजी से न सिर्फ रूबरू कराया था, बल्कि उसमें मदद भी की थी। ये साल था 1967 का, जब ईरान को अमेरिकी रिसर्च रिएक्टर मिला था और आज से ईरान के इरादों से बिल्कुल अलग था। उस समय ईरान का नेतृत्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी कर रहे थे, जिन्हें अमेरिका ने ही 1953 में CIA द्वारा समर्थित तख्ता पलट करवा करके ईरान का राजा बनाया था। जबकि इस समय ईरान की सत्ता मौलवियों और जनरल्स के हाथों में है, खासकर खामनेई के। इसके अलावा इसको राष्ट्रीय गौरव का विषय भी बना करके पेश किया गया था। ईरान का परमाणु कार्यक्रम शीघ्र ही राष्ट्रीय गौरव का विषय बना। पहले आर्थिक विकास के इंजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया, जबकि इस्लामिक क्रांति के बाद पश्चिमी देशों से निपटने के लिए सैन्य शक्ति के संभावित स्रोतों के रूप में इसका उपयोग किया जाना लगा, जिसके बाद ये बात सबको खटकने लगी। ईरान को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते थे पहलवी, और इसमें वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। मोहम्मद रजा पहलवी अपने देश को अमेरिका के समर्थन से विश्व की बड़ी शक्तियां बनाना चाहते थे, इसीलिए अमेरिका ईरान के साथ खड़ा था। उन्होंने ईरान में धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। एटम्स फॉर पीस द्वारा शुरू किए गए ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए पहलवी ने अरबों डॉलर का बजट रखा। इसे उन्होंने अपने देश की ऊर्जा स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में देखा और पेश किया। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विशेष परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में युवा ईरानी वैज्ञानिकों का न सिर्फ ट्रेनिंग दी, बल्कि उनका स्वागत भी किया। ईरान ने अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ बड़े बड़े समझौते किए। शाह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग के पक्षधर थे और इसी के लिए वो पोस्टर बॉय भी बन गए। लेकिन जब पहलवी के इरादों के बारे में वाशिंगटन को पता चला और उन्हें इस बात की शंका हो गई कि शायद इसका गलत उपयोग भी हो सकता है और इससे परमाणु हथियार भी बनाए जा सकते हैं, तब अमेरिका ने ईरान को 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया था। यानी इसका सैन्य बलों के तौर पर, यानी परमाणु बम के तौर पर इस परमाणु कार्यक्रम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके लिए संधि हुई थी, जिसके तहत ईरान ने परमाणु हथियारों को न बनाने का मन बना लिया था और इसके लिए तैयार भी था। लेकिन पहलवी के इरादों के बारे में वाशिंगटन को लगातार संदेह था। इसीलिए इसी बीच में पहलवी ईरान के अपने देश में परमाणु ईंधन उत्पादन के अधिकार के बारे में बात करने लगे। उनका ये मानना था कि इससे हम बिजली बनाएंगे और देश की क्षमता को बढ़ाएंगे, एक ऐसी क्षमता जिसे परमाणु हथियार विकास में इसको लागू किया जा सके। लेकिन जैसे ही वाशिंगटन को ये पता चला तो उसके बाद उन्होंने दूसरी चाल चलनी शुरू कर दी। इसके बाद पहलवी ने परमाणु सहायता के लिए अन्य देशों की ओर रुख किया, लेकिन वहां से ज्यादा खास मदद नहीं मिली। साल आया 1978, तब अमेरिका का तत्कालीन कार्टर प्रशासन इतना चिंतित हो गया था कि उसे 8 अमेरिकी रिएक्टरों की खरीद के लिए ईरान के अनुबंध में संशोधन करने पर जोर देना शुरू कर दिया था। यानी जो संधि पहले हुई थी उसमें संशोधन वो चाहता था। इसके तहत ईरान अपने परमाणु रिएक्टर के लिए अमेरिका द्वारा दी जाने वाली किसी भी ईंधन को बिना अनुमति के उसका प्रयोग न बदले, ये चाहता था अमेरिका। इसीलिए ईरान को इसमें आपत्ति थी, क्योंकि ईरान परमाणु को लेकर के काफ़ी चिंतित था और वो चाहता था कि इससे और बाकी चीज़ें भी बनाई जा सकें।
हालांकि अमेरिका की तरफ से रिएक्टर कभी नहीं दिए गए, क्योंकि 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया और कुछ समय बाद ऐसा लगा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा की समस्या अपने आप हल हो गई। लेकिन अब नेता थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, जिनके नेतृत्व में ईरान ने नए मौलवी शासकों के तौर पर काम करना शुरू किया और उसके बाद पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ काम शुरू हो चुका था। इसके बाद तमाम महंगी परियोजनाओं को बंद कर दिया और इन मौलवियों ने इन योजनाओं में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। हालांकि इसके बाद एंट्री हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने अमेरिका को सेंट्रीफ्यूज भी बेचे। इस दौरान कई सालों तक खुमैनी परमाणु टेक्नोलॉजी को ज़्यादा उन्नत बनाते हुए उस पर ज़्यादा काम कर रहे थे और उनका सीधा लक्ष्य था कि पाकिस्तान और अन्य देशों की मदद से इस बार उन्हें परमाणु हथियार बनाना है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान की ओर रुख किया। पाकिस्तान को भी एटम फॉर पीस का लाभ मिलना था, इसीलिए पाकिस्तान के वैज्ञानिक भी परमाणु की कालाबाजारी करने में लग गए। उनके वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने ईरान को यूरेनियम को बम ग्रेड शुद्धता के स्तर तक समृद्ध करने के लिए बाकायदा सेंट्रीफ्यूज भी भेजे थे, जिससे तमाम देश नाराज थे और पाकिस्तान भी कई देशों को चुभने लगा था। अब बात आती है क्लिंटन और ओबामा प्रशासन की। तब व्हाइट हाउस के शीर्ष परमाणु अधिकारी गैरी सैमोर ने कहा था कि ईरान द्वारा सेंट्रीफ्यूज का अधिग्रहण ही इसके लिए किया गया है ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, और इसीलिए अमेरिका को लगने लगा था कि ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम से संकट बढ़ सकता है और हथियार बन जाने के बाद स्थिरता और बढ़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका को ये बात लगातार चुभ रही थी और इजराइल को आगे करके इस बार युद्ध लड़ा और परमाणु तमाम ठिकानों को ध्वस्त करने में अमेरिका को कामयाबी भी मिली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.